और आइए शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिन भर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल और भूचाल आता रहा। सभी के जहन में सिर्फ एक सवाल है, और सवाल है ये, बहुत बड़ा सवाल, क्या उद्धव की कुर्सी जाएगी? क्या देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे? इससे पहले आपको बता दूं, जिस होटल में बंद हैं विधायक, उसकी ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। बड़ी खबर इस बीच, शिवसेना के विधायक जिस होटल में कैद हैं, सूरत के ली मेरिडियन में, जी हां, ली मेरिडियन होटल के अंदर की तस्वीरें आ गई हैं। तस्वीरें देखिए जरा, भारी पुलिस का पहरा आप साफ देख सकते हैं। होटल के अंदर, 5 स्टार होटल ली मेरिडियन के अंदर, इसी होटल के अंदर मौजूद हैं शिवसेना के वो विधायक। क्या एकनाथ शिंदे भी इस होटल के अंदर मौजूद है? होटल के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहीं से, इसी होटल से, इसी ली मेरिडियन होटल से महाराष्ट्र में आगे सत्ता तय होनी है। उद्धव ठाकरे का सियासी मुकद्दर तय होना है अब इसी होटल से। यही है महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी। बागी विधायकों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह है वो होटल जिसमें मौजूद हैं शिवसेना के बागी विधायक। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा था वो बैठक खत्म हो गई है। यानी इस वक्त जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो चल रहा है उस पर सभी की नजर है। मुख्यमंत्री आवास, उद्धव ठाकरे के आवास पर बाकायदा बैठक चल रही थी। विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे बैठक कर रहे थे, वो बैठक खत्म हो गई है। विधायकों के साथ इस बैठक के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर महाराष्ट्र से एक और आ रही है कि एक बैठक चल रही थी उद्धव ठाकरे के आवास पर, तो एक और बैठक, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस की भी बड़ी बैठक चल रही थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस की इस बड़ी बैठक में बड़े बड़े नेता मौजूद थे। अशोक, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, तो देखिए जरा, बैठकों का दौर महाराष्ट्र में चल रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे रहेंगे या जाएंगे? उद्धव जाएंगे तो क्या फडणवीस आएंगे? बड़ा सवाल यह है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं इसकी संभावना कितनी है, विधानसभा की हालात क्या है, कितने विधायक किसके पास है। देखिए जरा, ये आपके सामने विधानसभा का दरवाजा, और दरवाजा खुलेगा तो खुल जा सिम निकल कर सामने आएगा कि किसके पास कितने विधायक हैं। बहुमत के लिए कितने चाहिए? 144 विधायक चाहिए हैं अगर सरकार बनानी है। अभी हालात क्या है देखिए जरा। महाराष्ट्र विधानसभा में इस वक्त स्थिति यह है, महाविकास अघाड़ी यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों को इस वक्त अगर मैं मिला दूं तो 128 विधायक हो जाते हैं। 128 बागी विधायक शिंदे के साथ हैं। 40 विधायकों का दावा किया जा रहा है बागी विधायकों का, और बीजेपी के पास है 113 विधायक। इसे आगे बढ़ाइए। फिलहाल जो स्थिति है, उद्धव की सरकार अल्पमत में है क्योंकि बहुमत के लिए चाहिए 144, महाविकास अघाड़ी के पास है 128। अगर ये जो बागी विधायक आगे देख रहे हैं 40 शिंदे के साथ जो है, ये 40 अगर बीजेपी में चले जाए तो क्या होगा? बीजेपी के 113 और बागी 40 मिलाकर कितने हो जाएंगे? 153, 153, और चाहिए कितने? 144। यानी इस जादुई आंकड़े से ज्यादा विधायक हो जाएंगे बीजेपी के पास। फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर ये विधायक बागी फडणवीस के साथ आ जाते हैं तो। जरा सुनिए, लेकिन शिवसेना के नेता संजय राउत का अपना दावा है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का अपना दावा है। दोनों को सुनिए जरा। आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हो। सभी हमारे एमएलए वापस हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो एमएलए है वो पुराने शिवसैनिक हैं, निष्ठावान शिवसैनिक हैं। शिवसेना के बुरे समय में भी हमारे साथ रहे, अब तो अच्छा समय है। ये जो बगावत हुई है उसकी स्क्रिप्ट संजय राउत लिख रहे हैं। 10 तारीख का गुलाल भी मेरे बालों से उड़ा नहीं, क्योंकि मैंने उसको 20 तारीख के लिए बचा के रखा था। अब 20 तारीख का गुलाल और कहीं उपयोगी आएगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं बचा के रहूंगा।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे समेत जो बागी विधायक हैं उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, सूत्रों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 36 बागी विधायक गुवाहाटी भेजे जा सकते हैं। 36 बागी एमएलए जो इस वक्त सूरत में मौजूद है गुजरात के, उन्हें गुवाहाटी शिफ्ट किया जा सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है, पूरी तैयारी कर ली गई है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे का रुख है और इन विधायकों को शिफ्ट करने का रुख है, यानी ज्यादा वक्त नहीं बचा है उद्धव ठाकरे के पास। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उद्धव ठाकरे, ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये है एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे के करीबी। ये देखिए, उद्धव ठाकरे के ठीक बगल में नजर आएंगे तस्वीरों में आपको। अब आप इससे आप नजदीकी समझ सकते हैं एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के शिवसेना के कितने करीबी रहे हैं। लेकिन यही एकनाथ शिंदे उड़कर पहुंच गए सूरत होटल में। अगली तस्वीर दिखाइए, यह है सूरत का वो होटल ली मेरिडियन। यही मौजूद है उद्धव के बागी विधायक, यही मौजूद है बागी विधायक। क्यों शिंदे से नाराज है एकनाथ, क्यों उद्धव से नाराज है एकनाथ शिंदे, क्यों बागी हो गए एकनाथ शिंदे, आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन विधायकों को इसी होटल में रख रखा है, लेकिन उद्धव के इतने करीबी रहने वाले एकनाथ शिंदे एकाएक क्यों बागी हो गए, बड़ा सवाल यह है। तो मैं आपको बताता हूं इस बगावत के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों बागी हो गए। देखिए जरा, एकनाथ शिंदे के बागी होने की कई वजह है। एकनाथ शिंदे को आप ये देख रहे हैं, शिंदे की चाल में उद्धव ठाकरे दरअसल फंस गए। हुआ ये, शिवसेना में दो फाड़ होने का खतरा फिलहाल इस वक्त बढ़ गया है। बीजेपी के साथ सरकार बनाने की शर्त रखी है एकनाथ शिंदे ने कि एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ो और बीजेपी के साथ गठबंधन जोड़ो। गठबंधन से बाहर निकलने का बाकायदा अल्टीमेटम भी दे दिया है शिंदे ने। ठाकरे परिवार के बेहद करीबी है एकनाथ शिंदे। आपको बताऊं, 1980 में शिव सैनिक बने बाला साहब ठाकरे के वक्त से जुड़े एकनाथ शिंदे। 1997 में ठाणे से निगम चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2001 में सदन के नेता चुने गए थे एकनाथ शिंदे। लगातार 4 बार विधायक बन चुके हैं, विधानसभा चुनाव जीते हैं। उद्धव सरकार में इस वक्त नगर विकास मंत्री भी हैं एकनाथ शिंदे। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीएम की रेस में दरअसल चल रहे थे। उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री नहीं होते तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते, लेकिन भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर भी लग गए थे। समझ लीजिए, अब आप समझ सकते हैं कि शिवसेना में क्या कद था इनका। आखिरी समय में हुआ ये कि शिंदे की जगह उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। फडणवीस सरकार में भी, उस दौर में भी बेहद ताकतवर मंत्री हुआ करते थे शिंदे। अभी पार्टी में इस वक्त उनकी स्थिति क्या है, साइडलाइन है पार्टी में, किनारे हो चुके हैं पार्टी में। पार्टी में किनारे किए जाने से अब तक नाराज थे। विधान परिषद चुनाव में भी शिंदे की नहीं चली, इसका भी उनको गुस्सा है। अपने विभाग से जुड़े फैसले भी नहीं ले पा रहे थे शिंदे। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने बगावत की है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें, वो पोस्टर दिखाने जा रहा हूं जो भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर एकनाथ शिंदे के लगे हैं। ये देखिए जरा, लिखा हुआ इन पोस्टर्स में, दिखाइए फुल स्क्रीन लीजिए। इन पोस्टर्स में लिखा है भावी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। लेकिन शिंदे के साथ मुकद्दर ने साथ नहीं दिया। जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे वो कुर्सी के बगल की जगह मिली उन्हें। अगली दिखाइए जरा, वॉल पे आइए। एकनाथ शिंदे का ट्वीट देखिए जरा। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके क्या लिखा है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने लिखा, बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं हम। उन्होंने लिखा, बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है, बाला साहब के विचारों से मैं समझौता नहीं कर सकता हूं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं दिया, ना ही देंगे, यह कहना था एकनाथ शिंदे का। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई शिंदे इस वजह से अलग होने की तैयारी में हैं क्योंकि हिंदुत्व से समझौता किया है शिवसेना ने। लेकिन शिंदे के इस ट्वीट के बाद ली मेरिडियन में सारे बागी विधायकों के पहुंचने के बाद देखिए क्या हुआ। यानी बागी विधायक शिवसेना के सूरत पहुंचे और मुंबई से फ्लाइट लेकर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली लैंड हो गए। फडणवीस दिल्ली आए, यह इत्तेफाक था या इसके पीछे पूरी तैयारी थी। फडणवीस दिल्ली आए तो दिल्ली में को अगली तस्वीर दिखाइए। दिल्ली में मौजूद थे शरद पवार। शरद पवार इस स्थिति में दिल्ली से फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंच गए क्योंकि हालात हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए। शरद पवार मुंबई पहुंचे तो मुंबई से उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों को भेज दिया। कहां? अपने विधायकों को सूरत भेज दिया। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। उद्धव के विधायक सूरत पहुंचे, किस लिए? उन बागी विधायकों को मनाने के लिए। वो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं।
आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर जो पहुंचे कौन कौन पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने मिलिंद नार्वेकर को सूरत भेजा। मिलिंद नार्वेकर करीब 1.5 बजे 1.5 घंटे तक शिंदे नार्वेकर की मुलाकात हुई। नार्वेकर ने फोन पर उद्धव शिंदे की बात कराई, यानी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की बात हुई आपस में। 10 मिनट से ज्यादा तक दोनों में बातचीत हुई है। एकनाथ शिंदे ने अपनी मांग को दोहराया है। शिंदे की मांग क्या है? बीजेपी से गठबंधन करने की बाकायदा शर्त रखी है कि अब बीजेपी से गठबंधन कीजिए। बीजेपी से गठबंधन ना हुआ तो मुलाकात में शिंदे के साथ बात नहीं बनी है। खबर यह है नार्वेकर के साथ कोई बागी विधायक लौटकर मुंबई नहीं आया है सूरत से। मुलाकात के बाद नार्वेकर मुंबई के लिए रवाना हो गए और उस जगह यानी सूरत में ली मेरिडियन होटल के बाहर मौजूद है हमारे सहयोगी अनूप। अनूप की जरा रिपोर्ट देखिए, किस होटल में है ये विधायक और अनूप क्या कह रहे हैं इस पूरी मुलाकात पर। महाराष्ट्र की पूरी सियासत देखिए गुजरात के सूरत के इसी ली मेरिडियन में आकर शिफ्ट हो गई है। उद्धव ठाकरे के जो सबसे खास मिलिंद नरवणे, वो दूसरी तरफ संजय कूटे, जी हाँ देवेंद्र फडणवीस के जो सबसे बेहद खास आदमी बताए जाते हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। एकनाथ शिंदे अपनी मांग पर अब भी अड़े हैं और उनके साथ जो विधायक उनका समर्थन कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वो एकनाथ शिंदे के साथ रहेंगे। तो आपने अनूप की रिपोर्ट देखी। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या शिंदे की शर्त मानेंगे उद्धव, और शिंदे की शर्त मानेंगे तो क्या होगा। देखिए जरा, शिंदे ने जो पासा फेंका है वो उद्धव के लिए उसे चुनना, वो चाल चलना इस वक्त सबसे मुश्किल पहेली है। ये देखिए जरा, महाविकास अघाड़ी के पास अगर बागियों की बात ना करूं मैं तो 152 विधायक है, 152, और बीजेपी के पास 106 विधायक है। लेकिन इस महाविकास अघाड़ी से अगर शिवसेना इधर आ जाती है जो एकनाथ शिंदे चाहते हैं तो शिवसेना के 55 और 106 बीजेपी के मिलाकर हो जाते हैं 161, और यही मांग है एकनाथ शिंदे की, यही वो चाहते हैं। और बहुमत के लिए 144 चाहिए तो सरकार ऐसे भी बन जाएगी। एकनाथ शिंदे का कहना है कि बहुत दिन ऐसे सरकार चला ली, अब हिंदुत्व से समझौता नहीं, अब ऐसे सरकार चलाइए, यह कहना है एकनाथ शिंदे का। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आइए, कि कैसे शिंदे ने जो खेल किया है, ये खेल आज एक दिन में नहीं हुआ, ये बहुत दिन से चल रहा था। इसकी चाल बहुत दिन से चली जा रही थी। बड़ी बात यह मैं आपको बताऊं, क्योंकि इससे पहले बहुत सी ऐसी चीज हुई जो इशारा कर रही थी कि कुछ गड़बड़ चल रहा है महाविकास अघाड़ी में। पिछले 2 चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और विधान परिषद के चुनाव जो हुए, उसने इसी ओर इशारा किया है। देखिए जरा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हुआ ये कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन से ही कई नेता नाराज बहुत पहले से चल रहे थे एमवीए से। हुआ ये कि राज्यसभा चुनाव और एमएलसी यानी विधान परिषद का जो चुनाव हुआ, इसी में असर दिख गया था। असर ये, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन में कितने 124 विधायक आ गए। सोचिए, बीजेपी के पास विधायक कितने थे, अन्य के साथ अगर हटा दीजिए तो बीजेपी के पास विधायक 106 थे, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के लिए वोट कितने लोगों ने किया, 124। बाकी विधायक किसके थे, किस पार्टी के थे? क्या ये महाविकास अघाड़ी के ही विधायक थे जो क्रॉस वोटिंग जिन्होंने की, या जो आकर बीजेपी से मिल गए? 7 अन्य का भी बीजेपी को समर्थन मिल गया तो हो गए 113। 11 अन्य विधायकों का भी समर्थन मिला, तो ये 11 अन्य कौन थे? पहले से 11 विधायक महाविकास अघाड़ी के समर्थन में थे। ये जो विधायक थे, एमएलसी चुनाव में भी ऐसा ही खेल हुआ। एमएलसी चुनाव में एमवीए में क्रॉस वोटिंग हो गई, बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा बाकी पार्टियों को, गठबंधन को भी 5 सीटों पर जीत मिली, लेकिन कांग्रेस के एक उम्मीदवार की हार हो गई इस चुनाव में। एमएलसी चुनाव में बीजेपी को 134 विधायकों का समर्थन मिला। अब सोचिए, जिसके पास विधायक 106 और समर्थन 134 विधायकों का, तो खेल यहीं से खराब हो चुका था एमवीए का। समझने में देर हुई, राज्यसभा चुनाव से 10 ज्यादा एमएलए का समर्थन मिला है। बीजेपी के पास बहुमत से सिर्फ 10 सीटें कम हैं। इस वक्त जो हालात है, शिंदे गुट की नाराजगी ने टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। और इस बीच आपको बताऊं, मीटिंग्स का दौर चल रहा है।
एक मीटिंग जब शरद पवार दिल्ली से सीधे मुंबई आ गए तो सिल्वर ओक शरद पवार के घर पर यह बड़ी बैठक हुई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें। गाड़ियों का काफिला आता जाता जो आपको नजर आ रहा है, बड़ी बैठक। हालांकि अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या शरद पवार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर उद्धव की सरकार बचती है तो। लेकिन मैं आपको बताऊं इस मीटिंग में आखिर क्या हुआ और कैसे मीटिंग में बात बनेगी, यह संभावना क्या है। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें कहां की, जल्दी से बताइए। ये तस्वीरें, ये पवार हाउस की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, पवार के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कैसे पवार के घर पर जो मीटिंग हो रही है, ग्राफिक्स दीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं शरद पवार के घर जो मीटिंग हुई, शिंदे की बगावत के बाद बैठकों का दौर तेज हो गया है दरअसल, और अपने विधायकों को बचाने में जुटे हैं सभी दल। इस वक्त स्थिति यह है, दिल्ली से मुंबई पहुंचे हैं शरद पवार, और शरद पवार के मुंबई पहुंचने के बाद महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है। और इस बैठक के बारे में बताऊं, शरद पवार भी बैठक में शामिल हुए हैं और आगे की रणनीति को लेकर बाकायदा मंथन हुआ है। कांग्रेस एनसीपी ने शिवसेना का इसे आंतरिक मामला बताया है और सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो रही है, यह कहना है। एकनाथ शिंदे पर शिवसेना ने कार्रवाई की है। दरअसल अब कार्रवाई क्या हुई है, देखिए। कार्रवाई यह हुई है कि एकनाथ शिंदे को विधायक दल के पद से हटा दिया गया है। 55 में से 22 विधायकों ने अपना अगला नेता चुन लिया है, वो भी अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया गया है। ताजा हालात के बाद कांग्रेस की भी बैठक हुई है दरअसल, और कांग्रेस की सभी विधायकों के साथ होने का दावा किया है। कांग्रेस का कहना है अजित पवार ने भी उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। तो मुलाकात का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन सुनिए जरा क्या कुछ कहना है संजय राउत का। उनका कहना है कि ये जो एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन कीजिए, बीजेपी के साथ सरकार बनाइए, संजय राउत का कहना है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, यानी शिंदे की बात नहीं मानेंगे तो कितने दिन सत्ता रहेगी, ये बड़ी बात है। लेकिन सुनिए संजय राउत। हमारे लोग वहां गए थे, तो एकनाथ शिंदे जी से बातचीत हो गई। एकनाथ शिंदे हमारे बहुत पुराने साथी है, एक अच्छा रिश्ता हमेशा हमारे दोनों का रहा है। उनकी कुछ बातें हैं, जो बातें मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक आकर उद्धव जी से बात करें। बीजेपी के साथ हमने क्यों छोड़ी सबको मालूम है, एकनाथ शिंदे भी उनमें एक विटनेस है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि क्या शरद पवार चाणक्य की तरह जो दिल्ली से मुंबई पहुंचे हैं, शरद पवार का पावर गेम काम आएगा? क्या शरद पवार जिस तरह इससे पहले कुर्सियां बचाते रहे हैं, सत्ता तक पहुंचाते रहे, शरद पवार एक बार फिर उस रोल में होंगे? क्या शरद पवार के पास वो तिलिस्म है, वो करिश्मा फिर से एक बार कर पाएंगे शरद पवार, जो इससे पहले कई बार वो सियासत में कर चुके हैं? पवार का मुंबई पहुंचने का मकसद और वजह यह है। लेकिन शरद पवार के बारे में देखिए जरा। उद्धव सरकार की सारी उम्मीदें अगर किसी से टिकी हैं तो इकलौते शख्स शरद पवार से टिकी हैं। नंबर गेम पलटने में शरद पवार को माहिर माना जाता है कि कुर्सी अब वही बचा सकते हैं। सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं शरद पवार दरअसल, और पहले शिवसेना कांग्रेस की दोस्ती कराने में भी शरद पवार का रोल था, वरना दो धुरी, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, शिवसेना और कांग्रेस एक साथ आई, उसके पीछे बड़ी वजह थी शरद पवार। भतीजे अजित पवार के दांव को फेल किया था शरद पवार ने। और इस बीच आपको बताऊं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुनिए उन्हें। तो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही थी। खबर बड़ी यह है कि जेपी नड्डा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद बीजेपी के अध्यक्ष पहुंचे हैं और उन्हें आप सुनेंगे क्या बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, सुनिए जरा। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में और सभी संसदीय बोर्ड के सदस्यों के बीच में हमारी आज बैठक हुई। और हम सब लोग जानते हैं कि 15 जून को राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी और उसी समय ये अधिकृत किया गया था पार्टी की ओर से कि हमारे वरिष्ठ नेता
भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न घटक दलों से और हमारे जो यूपीए के पार्टियां हैं उनके नेता उनके साथ हम बातचीत करें और बातचीत करके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाते हुए हम आगे बढ़ें। हमारे आदरणीय राजनाथ जी ने यूपीए के घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की, कुछ के साथ उन्होंने बातचीत की, कुछ के साथ हमने बातचीत की। बातचीत का दौर चलता रहा, लेकिन कोई सर्वसम्मति पर आने की बात हो नहीं पाई और नामों की चर्चा के बारे में भी कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई। और आज हम जानते हैं कि यूपीए ने अपना राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसलिए आज की बैठक में हम सब लोग जो संसदीय बोर्ड के सदस्य थे, सब इस मत के आए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने सभी घटक दलों के साथ बातचीत करते हुए हम राष्ट्रपति चुनाव के में अपना प्रत्याशी घोषित करें, क्योंकि यूपीए ने घोषित कर दिया। हम चाहते थे कि सर्वसम्मति से कैंडिडेट आए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता है तो अच्छा रहता है, लेकिन इस प्रकार का उन्होंने जब कैंडिडेट घोषित कर दिया तो हम लोगों ने आज बैठक में हमारे अपने एनडीए के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला। और सबसे अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 का वह भी उन्होंने अर्जित किया, उनको मिला। और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड स्टेट की गवर्नर रहीं। तो इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री जिन्होंने शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े और जो जो जिम्मेवारियां उनको दी गई उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है। इसलिए एनडीए ने और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति
के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है। बाकी जानकारियां और डिटेल हम देंगे, उनका बायोडाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा। यही घोषणा मुझे करनी थी, तो ये भी सब डिटेल्स वर्कआउट होगा, हम लोग उसके दृष्टि से चर्चा करेंगे, लेकिन घोषणा हुई है, यह मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बीजेपी ने अपनी राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दी है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किया है। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। झारखंड राज्य का जब गठन हुआ साल 2000 में, उस वक्त द्रौपदी मुर्मू झारखंड की गवर्नर थी, राज्यपाल, और उन्हीं को बीजेपी ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है। और बड़ी खबर ये कि ये जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा में 1958 में उनका जन्म हुआ। ओडिशा में भी वो विधायक रही हैं। जिस वक्त बीजेपी और बीजेडी की गठबंधन की सरकार ओडिशा में थी, तब वो मंत्री भी रही हैं उस सरकार में, और उसके बाद झारखंड की राज्यपाल रही हैं। और अब बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी की उम्मीदवार के तौर पर उन्हें घोषित किया गया है। आदिवासी समाज से आती हैं द्रौपदी मुर्मू, 2 बार विधायक रह चुकी हैं, और 20 जून 1958 को मयूरभंज में उनका जन्म हुआ। बीजेपी की बड़ी आदिवासी नेता भी हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। कभी विवादों में कोई कार्यकाल उनका नहीं रहा है, साफ सुथरी छवि की हैं। और बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा को उतारा है। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार 2 कैंडिडेट, यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू एनडीए की कैंडिडेट होंगी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। आदिवासी मूल की हैं। बीजेपी ने, आपको बताऊं, 24 को नामांकन होना है, और बीजेपी ने लगभग 20 नामों की लिस्ट थी बीजेपी के पास। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर आखिरी मोहर लगी है, और अब बीजेपी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगी वो। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। लेकिन अब सवाल यह है कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि विपक्ष ने अपने कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को उतारा है, तो एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को अपना कैंडिडेट बनाया। 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत से पार्षद रह चुकी हैं, और इसके अलावा विधायक रही हैं खुद 2 बार। आदिवासी समाज से आती हैं। ओडिशा में उनका जन्म हुआ है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। ग्राफिक प्लेट दीजिए, कौन बनेगा राष्ट्रपति। बड़ी बात यह है, तो बीजेपी की कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू, और विपक्ष के कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा। दोनों कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका है। दोनों कैंडिडेट्स आमने सामने आ चुके हैं। विजुअल दीजिए जरा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक हुई, उस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे, जिसके बाद जेपी नड्डा को आपने सुना, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी राष्ट्रपति उम्मीदवार, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होंगी। अगली तस्वीर दिखाइए। आज एक और बैठक हुई, एक और बैठक, ये अपोजिशन की बैठक थी, जिसमें देखिए शरद पवार बैठे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं। ये बैठक अपोजिशन की थी, और सीताराम येचुरी बैठे हैं, डी राजा और राम गोपाल बैठे हैं। लेकिन इस बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार विपक्ष का कौन होगा, यह तय होना था। लेकिन आपको बताऊं किसने मना कर दिया। पहली तस्वीर, शरद पवार के नाम पर चर्चा थी, लेकिन शरद पवार ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। अगली तस्वीर दिखाइए। फारूक अब्दुल्ला के नाम की चर्चा हुई, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने भी विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से मना कर दिया। अगली तस्वीर दिखाइए। गोपाल कृष्ण गांधी, इनके नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन गोपाल कृष्ण गांधी ने भी विपक्ष के कैंडिडेट बनने से इनकार कर दिया। तो आखिरी में मोहर किस पर लगी? यशवंत सिन्हा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे, फिलहाल टीएमसी में थे, तो टीएमसी में रहे यशवंत सिन्हा अब विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। तो दोनों उम्मीदवार साफ हो गए, एनडीए की द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के यशवंत सिन्हा। तो आपको बताऊं कि राष्ट्रपति
कि रेस में यशवंत सिन्हा कैसे पहुंचे और कौन कौन उनके साथ खड़ा है इस रेस के दौरान। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, विपक्ष ने 2 बैठकों के बाद अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। उनके उम्मीदवार यशवंत सिन्हा विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार बने हैं। बड़ी बात यह, 17 विपक्षी पार्टियों ने सर्वसम्मति से यशवंत सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है। 27 जून को सुबह 11:30 बजे नामांकन भरेंगे यशवंत सिन्हा। और पहले विपक्ष कई नामों पर चर्चा कर चुका था और टीएमसी ने यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव दिया था कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन इन्होंने खुद मना कर दिया। गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर भी चर्चा की गई थी। विपक्ष की तरफ से तीनों ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। इसके अलावा अंत में यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगी है। लेकिन आपको बताऊं, विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाने के बाद राष्ट्रपति पर आम सहमति होनी चाहिए थी, यह विपक्ष का कहना है। बल्कि खुद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा आम सहमति के लिए खुद राजनाथ सिंह ने फोन किया था, लेकिन कोई आम सहमति बनाने को तैयार नहीं था। केंद्र की तरफ से गंभीर कोशिश नहीं हुई। अब विपक्ष का यह कहना है। यशवंत सिन्हा के लिए विपक्ष ने सभी पार्टियों से समर्थन भी मांगा है। यशवंत सिन्हा को निर्विरोध राष्ट्रपति बनाने की अपील की गई है। और इसके बाद आपको बताऊं, यशवंत सिन्हा ने एक ट्वीट किया, क्योंकि अब तक वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल थे, अब कैंडिडेट बन गए राष्ट्रपति के, तो उन्होंने ट्वीट किया कि ममता बनर्जी के वो शुक्रगुजार है कि उन्होंने पार्टी में रखा। उन्होंने अब नाउ टाइम हैज कम व्हेन फॉर अ लार्जर नेशनल कॉज, यानी एक राष्ट्र के बड़े वजह से उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दिया है और अब विपक्षी एकता के साथ वो सामने आए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, यशवंत सिन्हा कैसे राष्ट्रपति उम्मीदवार जरूर बन गए, लेकिन उनका जो सियासी सफर है वो मैं आपको बताऊं, वो प्रोफेसर हुआ करते थे, पढ़ाया करते थे। राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं ये तो नतीजे बताएंगे, और लेकिन उम्मीदवार जरूर बन गए हैं। 1937 में पटना के कायस्थ परिवार में जन्मे यशवंत सिन्हा राजनीतिक शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है यशवंत सिन्हा ने, और पटना विश्वविद्यालय में 1960 तक प्रोफेसर रह चुके हैं यशवंत सिन्हा। साल 1960 में आईएएस अधिकारी बने। 1960 में 24 साल तक अलग अलग पदों विभागों में सेवा दी है यशवंत सिन्हा ने। 1986 में आईएएस छोड़कर जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद 1988 में राज्यसभा सदस्य के तौर पर उन्हें चुना गया। 1989 में 1989 में जनता दल में महासचिव बनाए गए यशवंत सिन्हा। 1990-91 में चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री भी रहे यशवंत सिन्हा। जून 1996 में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने 96 में। उसके बाद मार्च 1998 में अटल सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं यशवंत सिन्हा। लेकिन जुलाई 2002 में अटल सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं यशवंत सिन्हा। अच्छा खासा तजुर्बा है। 13 जून 2009 को बीजेपी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया यशवंत सिन्हा ने। 2018 में लोकतंत्र का हवाला देकर बीजेपी छोड़ दी थी उन्होंने। 2021 में टीएमसी में शामिल हुए और अब तक टीएमसी के उपाध्यक्ष रहे। आज ही टीएमसी से उन्होंने इस्तीफा दिया है। आइए, यशवंत सिन्हा विपक्ष के कैंडिडेट है, लेकिन यशवंत सिन्हा के साथ कौन कौन से पार्टियां उनके साथ हैं, देखिए जरा। 17 पार्टियों का समर्थन है यशवंत सिन्हा को, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा कौन कौन सी पार्टियां हैं। कांग्रेस, टीएमसी और एनसीपी यशवंत सिन्हा को समर्थन दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, आरएलडी और आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी यशवंत सिन्हा के साथ है। संभव है महाविकास अघाड़ी का हिस्सा शिवसेना है, शिवसेना का समर्थन भी हासिल है क्योंकि संजय राउत खुद इस मीटिंग में थे। फारूक अब्दुल्ला यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन और पीडीपी का समर्थन भी यशवंत सिन्हा के साथ है। इसके अलावा जेडीएस का, डीएमके और जेएमएम भी समर्थन कर रही है यशवंत सिन्हा को। ये वो पार्टियां हैं जो उनके हक में है। लेकिन बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी जरूर हैं। बड़ी चीज ये कि उनके राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि नवीन पटनायक यानी जो मुख्यमंत्री ओडिशा के नवीन पटनायक एनडीए के साथ रहे और जगनमोहन रेड्डी यानी जगनमोहन रेड्डी का और नवीन पटनायक का एनडीए के साथ जाना द्रौपदी मुर्मू जी का रास्ता राष्ट्रपति के लिए ज्यादा साफ करता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर है
खबर यह है कि रामपुर का रण शुरू हो चुका है। रामपुर में योगी बनाम आजम खान, योगी आदित्यनाथ, आजम खान रैली कर रहे हैं रामपुर में। रामपुर से सांसद थे, विधायक बन गए तो सीट छोड़ दी, सीट खाली हुई तो वहां उपचुनाव हो रहा है। आजम खान इस वक्त जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ आजम खान के गढ़ में थे। अगली तस्वीर दिखाइए, योगी आदित्यनाथ रैली करने पहुंचे रामपुर में, तो आजम खान बनाम योगी आदित्यनाथ होना तय था। देखिए जरा क्या कहा आजम खान ने और उस पर योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या जवाब दिया। ये देखिए आपके सामने ग्राफिक दीजिए फास्ट। ये आप देख रहे हैं आजम खान ने कहा हजारों मुकदमे लगे। आजम खान ने कहा कई सौ जिंदगियां चाहिए, जो कह रहे हैं उनके ऊपर हजारों मुकदमे लगे लेकिन जिगर अभी बाकी है, आजम खान ने कहा। उस पर योगी ने जवाब दिया रामपुर के चाकू का दुरुपयोग किया, जमीनों पर कब्जा किया गया। योगी ने कहा गुंडा माफिया राज स्थापित किया गया रामपुर में, हमने गरीब का हक दिलाया है, गरीब की जमीन से कब्जा छुड़ाया है। आजम खान ने कहा आया था कल एक बेवकूफ, उनका टारगेट क्या था देखिए, विधानसभा में हारने वाला। कौन विधानसभा में हारा? खैरात भीख में डिप्टी सीएम बना है, ये आजम खान के बोलते। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है मानसिक संतुलन बिगड़ गया है आजम खान का, हार की संभावना इस वक्त दिख रही है आजम खान को, प्रचार की जगह इलाज कराएं आजम खान। आजम खान ने क्या कहा, किसान और मजदूर भूखा है। आजम खान ने कहा गैस तेल की कीमत आसमान छू रही है। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा गरीबों को फ्री राशन हम दे रहे हैं और लूट नहीं करने से, लूट नहीं कर पा रहे हैं लोग, इसलिए लोग नाराज हैं। 5 साल में 2 साल कोरोना का सामना किया है और लोगों को फ्री वैक्सीन, फ्री इलाज दिया है। उन्होंने ये कहा जो जेल में थे उनको भी फ्री इलाज दिया गया है। जरा सुनिए आजम खान और योगी आदित्यनाथ। और पूरी ताकत से 23 तारीख का मुकाबला करना है। करोगे मुकाबला? वो कल एक बेवकूफ आया था जो विधानसभा में जमानत खो बैठा अपनी विधान परिषद का, खैरात और भीख में मेंबर बनाकर उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। वो अपने ही भगवान की तौहीन करके गया है। उसने कहा है कि राम राज रहेगा, अब्दुल्ला राज नहीं रहेगा। अरे कौन कहता है अब्दुल्ला राज आए? अब्दुल्ला को तो जिल्लत और ख्वारी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उसे जेल मिलेगी लेकिन कंस के घर के सिंगी पैदा होंगे। लेकिन रामपुर का चाकू बड़ा कमाल का था, हस्तशिल्पियों के हाथों में था तो यहां को पहचान दिलाती थी, रोजगार दिलाती थी। सपाइयों के हाथों में पड़ा तो डकैती डालने का काम करने लग गया। गरीबों की जमीनों पर डकैती, दलितों को उजाड़ना, कमजोर लोगों की जमीनों को जबरदस्ती सत्ता के बल पर कब्जा कर लेना। रामपुर के चाकू का उपयोग यहां की सुरक्षा के लिए, यहां के सम्मान के लिए, यहां की गरिमा के वृद्धि के लिए किया है। तो 2 दिन बाद रामपुर में विधानसभा चुनाव, रामपुर में चुनाव है, उपचुनाव, लोकसभा उपचुनाव, और देखना यह होगा कि आजम खान ने अपने करीबी को मैदान में उतारा। ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। लगातार इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे। एक बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है। शिंदे ने महाविकास आघाड़ी ने गठबंधन तोड़ने की मांग की है। ये एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है कि देखिए महाविकास